हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे सवालों के बारे में जो कि अक्सर सीटेट में पूछे जाते हैं। आपने अगर पुराने पेपर्स कई बार देखे भी होंगे तो आपने कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं उनमें जो कि हर साल रिपीट होते हैं या उन टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माने जाते हैं हमारे सीटेट के। तो सबसे पहला सवाल है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, अनमेजरेबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, या फिर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। कि मानव विकास क्या है? मानव विकास मात्रात्मक है, गुणात्मक है, या कुछ सीमा तक अमापनीय है, या फिर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो हमने एक वीडियो में बात भी करी थी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। उसमें हमने काफी विस्तार से इस बारे में बात करी थी कि जो मानव विकास है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है, और कैसे है, हम क्यों इसे ऐसा बोलते हैं। क्योंकि हमारे मानव विकास की कुछ चीजें हैं जो कि हम मात्रा के तौर पर जिसको हम माप सकते हैं, और कुछ चीजें जो कि सिर्फ हम गुण के तौर पर हम उसके बारे में बात कर सकते हैं जिसको कि हम माप नहीं सकते हैं। तो हमारा जो मानव विकास है वो दोनों ही होगा, मात्रात्मक और गुणात्मक। सही आंसर है हमारा डी। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। मानव विकास ज्ञान की उन्नति, जैविक परिवर्तन, आदत गठन या अन्य मापदंडों के द्वारा मनुष्यों की उपलब्धियों की एक माप है। तो ये सारी चीजें कुछ है जो कि हम माप सकते हैं, कुछ चीजें नहीं हो सकती, तो इसीलिए हम इसे दोनों कहते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन? हेल्थ क्लब, फैमिली, इको क्लब, या फिर पब्लिक लाइब्रेरी। कि इनमें से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? अब निष्क्रिय एजेंसी मीन्स जिसका हमारे सोशलाइजेशन पे सबसे कम से कम असर पड़ता है। हेल्थ क्लब में आप जो है काफी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, अपने हेल्थ के बारे में, आप हेल्थ को इम्प्रूव करने के बारे में भी सीखते हैं। जब आप अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, नई नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, तो ये आपका एक सोशलाइजेशन का ही पार्ट है। फैमिली, परिवार तो आपका सबसे महत्वपूर्ण एजेंट है सोशलाइजेशन का। अगर आप सोशलाइजेशन की बात करें तो हमारे 6 महत्वपूर्ण एजेंट्स हैं, जिनमें से कि फैमिली को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। फैमिली के साथ साथ हमारे कुछ और भी है, जैसे कि रिलीजन, पीयर ग्रुप और स्कूल, मीडिया, इसी तरह से और भी बहुत सारे एजेंट्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से हमारी फैमिली। फिर अगला है इको क्लब। इको क्लब में भी आप जब अपने आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेटेड जब आप लोगों से मिलते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, उस चीज को सुधारने में आप अपने नए नए तरीके आजमाते हैं, तो इसमें भी आपका सोशलाइजेशन हो रहा है। लेकिन एक सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी, इसमें आपका कम से कम सोशलाइजेशन होता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि जाके आपका पुस्तकों से आप अध्ययन करते हैं, चीजें ग्रहण करते हैं, तो इसमें आप सिर्फ वन वे आपका ट्रांसलेशन हो रहा है सारी नॉलेज का, तो इसमें सोशलाइज नहीं कर रहे हैं आप, तो इसलिए ये हमारा पैसिव एजेंट होगा सोशलाइजेशन का। तो सही आंसर है डी, सार्वजनिक पुस्तकालय। यह हमारे समाजीकरण का एक निष्क्रिय एजेंसी है। एक सार्वजनिक पुस्तकालय आम जनता के द्वारा संचालित की जाती है और आमतौर पर इसे सार्वजनिक स्रोतों से वित्त पोषित किया जाता है। तीसरा सवाल है, अ टीचर कलेक्ट्स एंड रीड्स द वर्क ऑफ क्लास, देन प्लान्स एंड एडजस्ट द नेक्स्ट क्लास टू मीट द स्टूडेंट्स नीड। अब एक टीचर है, उसने क्या किया, आगे जो भी उसको अगले आने वाले दिनों में पढ़ाना है, उसके लिए टीचर ने पहले बच्चों का एक टेस्ट लिया या किसी भी तरह से बच्चों को जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी कि बच्चों को अभी कितना आता है और इसके आगे कहाँ क्या क्या चीजें बच्चों पे फोकस करनी चाहिए, किस किस चीज के बारे में। तो टीचर ने पहले तो बच्चों से सारी चीजें कलेक्ट करी, बच्चों का फीडबैक कलेक्ट किया कि बच्चों को कहाँ कहाँ तक क्या क्या चीजें कितनी पता है। अब उसने आगे जो भी पढ़ाना है टीचर ने उस चीज को जो उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके बेस पर उसने अपने आगे आने वाले क्लास लेसन्स को रिप्लान किया है। तो ये किस तरह की लर्निंग है कि इसे हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलेंगे, मतलब सीखने का आकलन, या असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, और असेसमेंट एट लर्निंग, या फिर सीखने के समय आकलन। अब देखिए जो हमारी असेसमेंट होता है, ये भी हमारे ये जो 4 आपने पढ़े, ये अलग अलग कैटेगरीज है और इन सब का अलग अलग मीनिंग है। देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब
कि जो हम सीख चुके हैं उस चीज का असेसमेंट करना। ये टीचर असेस करती है कि टीचर ने जो कुछ भी पढ़ाया है बच्चे ने वो चीज कितनी सीखी। फिर असेसमेंट एज लर्निंग, कि असेसमेंट एक लर्निंग का ही पार्ट है। इसमें बच्चा एक्टिव होता है, बच्चा खुद को असेस करता है कि जो भी चीज उसे पढ़ाई गई है, जो भी चीज उसने सीखी, उसने किस हद तक उस चीज को सीखा है। तो यह है असेसमेंट एज लर्निंग। फिर आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब कि जो भी आगे सीखने वाले हैं उसके लिए असेस करना, कि आगे अगर हम कोई भी मुश्किल टॉपिक अगर टीचर पढ़ाने वाली है तो टीचर पहले कोशिश करती है कि बच्चे को उससे रिलेटेड जो पुराने टॉपिक्स है उसमें से कितना आता है, जिससे कि टीचर को एक आइडिया लग जाए कि बच्चे अभी किस लेवल पर है और उसे किस लेवल से टीचर को पढ़ाना अपना शुरू करना चाहिए। और आखिरी है असेसमेंट एट लर्निंग, कि जब बच्चा कुछ सीख रहा होता है उस समय उसी वक्त उसका जो है असेसमेंट करना। तो इसका सही आंसर तो आप अब तक समझ ही गए होंगे कि इसका सही आंसर है सी, कि कक्षाओं में जहां सीखने के लिए मूल्यांकन का अभ्यास किया जाता है, छात्रों को अपने सीखने और संबंध मूल्यांकन में अधिक सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। कि इसमें जो टीचर पहले ही सारी चीजें एसेस कर लेंगी, फिर वो बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगी। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू ग्रेड्स डिफर फ्रॉम मार्क्स, कि ग्रेड्स और अंकों में क्या फर्क है। अब अगर हम इस सवाल की बात करें तो ये सवाल जो है, अब जो हमारे सवाल होते हैं, सवाल भी अलग अलग कैटेगरीज होती है सवालों की भी, तो उनमें से किस कैटेगरी का ये सवाल है, कि ये डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, एनालिटिकल है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड है। देखिए, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये एक स्ट्रेट क्वेश्चन है जिसका कि आपसे स्ट्रेट आंसर की उपेक्षा की गई है आपसे। तीसरा ऑप्शन था ओपन एंडेड। ओपन एंडेड होता है जबकि आपका कोई एक सवाल ऐसा होता है जिसके कि अलग अलग आंसर हो सकते हैं और उस आंसर को आप अपनी सोच के हिसाब से किसी भी लेवल तक ले जा सकते हैं, कितनी भी आप उसके बारे में अपनी राय दे सकते हैं। पहला ऑप्शन था डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मीन्स कि अलग अलग दिशाओं में फैला हुआ। अब जो ग्रेड और अंकों की बातें कर रहे हैं, ये एक लिमिटेड है सिर्फ ग्रेड और अंकों में, ये किसी और तीसरी चीज से रिलेशन इसका नहीं है, तो ये डाइवर्जेंट या फिर अपसारी भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन आएगा एनालिटिकल, क्योंकि हम इसमें जो है एनालाइज करते हैं चीजों को कि ग्रेड क्या है और मार्क्स क्या है, इनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, ये हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी चीज का विश्लेषण करते हुए उसका जवाब ढूंढते हैं तो वो हमारा एनालिटिक क्वेश्चन हो जाता है, वो हमारा विश्लेषणात्मक सवाल हो गए। तो इसका सही आंसर है बी। यह प्रश्न विश्लेषणात्मक के अंतर्गत आता है। विश्लेषणात्मक का अर्थ प्रकृति में शामिल या संश्लेषण के रूप में विश्लेषण करने का विरोध करना है, कि जब हम उसको जो है ब्रेक कर करके उसको एनालाइज कर रहे हैं, हर एक चीज को एनालाइज कर करके हम अपने आंसर पर पहुंच रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन है, व्हेन चिल्ड्रन लर्न अ कॉन्सेप्ट एंड यूज इट, practice help in reducing the errors committed by them. This statement was given by, कि जब बच्चा कोई भी नई चीज सीखता है उसका रेगुलरली वो यूज करता है और प्रैक्टिस के साथ वो होने वाली गलतियों को कम से कम करता है। जैसे कि आपने अगर सीखा होगा, बच्चा कोई भी नया शब्द सीखता है तो वो कुछ दिनों तक जो है उसी शब्द को हर जगह प्रयोग करने की कोशिश करता है और फिर धीरे धीरे वो समझता है कि इस शब्द का हमने जो अगर पूरे दिन में उसने उस शब्द को 10 बार अलग अलग जगह पर उसका यूज किया है, तो उन 10 जगह में से उसने कहाँ सही यूज किया और कहाँ पर उसने गलती करी है। तो इस तरह से वो जैसे जैसे चीजों को प्रैक्टिस करता है, उसकी जो भी गलतियां है वो गलतियों को आइडेंटिफाई करके उन गलतियों को कम करने की कोशिश करता है। तो ये जो कथन था ये किसने दिया था, कि ये थॉर्नडाइक ने दिया था, पियाजे ने दिया था, वॉटसन ने, या फिर वाइगॉट्स्की। तो देखिए, इसमें अगर आप बात करें वाइगॉट्स्की ने तो सोशल लर्निंग के सोसाइटी के बारे में बताया था कि सोशल उसकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है। वॉटसन ने बिहेवियरिज्म के बारे में बात करी थी कि बिहेवियरिज्म के थ्रू हमारी लर्निंग किस तरह से होती है, तो ये तो उसका भी हिस्सा नहीं है। फिर पियाजे ने हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग के बारे में बात करी थी, प्रैक्टिस, रिपीटिशन और इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करी थी। इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक ने हमें बताया था कि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, विथ प्रैक्टिस हमारी जो मिस्टेक्स है, जो गलतियां है, वो हमारी सुधरने लग जाती है।
तो ये इसका सही आंसर है ए। यह कथन E.L. थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। एडवर्ड ली टेड थॉर्नडाइक, इन्होंने ये एक अमेरिका के मनोविज्ञान थे और इन्होंने अपना पूरा जीवन कॉलेज तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में बिताया। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स लर्निंग पॉजिटिवली। जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो कि अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है, कि जो भी हम सीख रहे हैं उस पर पॉजिटिव एक सकारात्मक असर पड़ता है। ये सबसे पहला है फियर ऑफ फेलियर, कि अनुत्तीर्ण होने का भय। अगर बच्चा पहले से ही जो है इस डर में है कि जो भी वो सीखने वाला है उसे वो नहीं सीख पाएगा या वो अनुत्तीर्ण होगा, तो बच्चा ये लिखित तौर पर भी कह सकते हैं कि बच्चा उस चीज को कभी कर ही नहीं सकता जिस चीज में बच्चे ने पहले ही मन बना लिया कि मैं फेल हो जाऊंगा इसमें, कि मैं इसमें अनुत्तीर्ण होगा। तो ये एक गलत आंसर है, क्योंकि पॉजिटिव इसका लर्निंग पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसका बल्कि नेगेटिव इफेक्ट है कि बच्चा उस चीज को कभी भी सही रूप से नहीं सीख पाएगा। दूसरा ऑप्शन है कंपटीशन विद पीयर्स, कि जो सहपाठी है उनके साथ उसकी प्रतियोगिता। ऐसे केस में क्या होता है, बच्चा जब भी सीखता है तो वो सही ढंग से नहीं सीखता, वो सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को हराने के लिए, दूसरों से आगे निकलने के लिए वो सीखता है, वो अपने लिए नहीं सीखता। और लर्निंग पॉजिटिव तभी रहेगी जब हम उसको जो है अपनी लाइफ में पॉजिटिव वे में उसका हमारी लाइफ में कोई चेंज लेकर आए, वो कि हम उसे इंटरनलाइज करें, उसका हमारे जीवन काल पे भी बहुत अच्छा असर पड़े। लेकिन अगर बच्चा सिर्फ औरों को नीचा दिखाने के लिए या औरों को पीछे छोड़ने के लिए अगर ये चीज सीख रहा है तो उस चीज का उसके जीवन पे कोई पॉजिटिव असर नहीं होगा। तीसरा है हमारा मीनिंगफुल एसोसिएशन। जब बच्चा जो भी चीज सीख रहा है उसको अलग अलग चीजों के साथ एसोसिएट करे, अलग अलग चीजों के साथ उसका संबंध बैठा के उस चीज को सीखे, तो बच्चे पे बहुत लर्निंग का बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ये इसका सही आंसर भी है। और चौथा ऑप्शन था प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स। माता पिता की ओर से अगर दबाव होगा तो बच्चा दबाव में जो चीज सीखेगा उस चीज का उसके जीवन काल पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा, उसकी लर्निंग पर अच्छा असर नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन है सी, कि जब बच्चा उस जो भी चीज सीख रहा है उस चीज का अर्थपूर्ण संबंध निकाले और चीजों के साथ वो उसे एसोसिएट करे, एसोसिएट कर करके वो रिलेशंस डेवलप करेगा जिससे कि वो उस नॉलेज को ज्यादा टाइम तक भी याद रहेगी उसे और बेटर वे में वो उसे समझ पाएगा और याद कर पाएगा। 7th क्वेश्चन है, रिया डज नॉट एग्री विथ ऋषभ अबाउट सेटिंग अप अ क्लास पिकनिक। शी थिंक्स दैट द रूल्स कैन बी रिवाइज्ड टू सूट द मेजॉरिटी। दिस काइंड ऑफ पीयर डिसएग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अगर आपने साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ा है तो आपने ये भी देखा होगा कि पियाजे सिर्फ कॉग्निटिव के बारे में नहीं बोला था, पियाजे ने उन्होंने हमारे सोशल डेवलपमेंट के बारे में भी कुछ बोला था, कुछ बताया था सोशल डेवलपमेंट के बारे में भी, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि बच्चे जो है अलग अलग 2-3 अलग अलग स्टेजेस है, जिसमें कि एक स्टेज होती है कि जब बच्चा जो है हर चीज औरों के पर्सपेक्टिव से देखता है, कि अगर सोसाइटी ने या अगर उसके आसपास के किसी बड़े बुजुर्ग ने किसी ने उसको कोई चीज समझाई है तो बच्चे के लिए वो ही पत्थर की लकीर है, बच्चा उसमें फेरबदल बिल्कुल भी नहीं करता, बच्चे के लिए वो ही बिल्कुल सच है। लेकिन आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि जो लड़की है वो सोचती है कि इसको जो है जो ज्यादातर मेजॉरिटी जो लोग हैं उनके हिसाब से जो हम इस पर फेरबदल कर सकते हैं। तो ये है हमारा मॉरलिटी ऑफ कॉपरेशन या फिर सहयोग की नैतिकता। ये पियाजे ने बोला था कि जब बच्चे जो है 10-11 साल की उम्र में आ जाते हैं तो उस समय बच्चों के अंदर ये मॉरलिटी ऑफ कॉपरेशन जो डेवलप होना शुरू करता है, कि बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी चीजों को देखता है। कि अब अगर इसमें रिया अगर बात कर रही है कि मेजॉरिटी की बात कर रही है कि जो मेजॉरिटी लोग हैं उनका क्या मानना है, उनके हिसाब से हमें चीजों में फेरबदल करनी चाहिए, तो दूसरे का पर्सपेक्टिव वो समझने की कोशिश कर रही है। तो ये है मॉरलिटी ऑफ कॉपरेशन। इस तरह की सहकर्मी असहमति पियाजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता को संदर्भित करती है। सहयोग की नैतिकता 10 और 11 की उम्र के बीच घटित होना माना जाता है, ये पियाजे के अनुसार उन्होंने बताया था। अगला क्वेश्चन है, विच टर्म इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजली विथ द टर्म मोटिवेशन। अब जो मोटिवेशन है इसके लिए हम कौन सा ऐसा टर्म है इनमें से जो कि हम
यूज करते हैं। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा जो शब्द है इसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं? पुरस्कार या फिर इंसेंटिव, इमोशन या फिर संवेग, आवश्यकता या फिर नीड, और इंस्पिरेशन या फिर उत्प्रेरणा। अब देखिए इंसेंटिव या फिर पुरस्कार, पुरस्कार का और मोटिवेशन का कोई भी आपस में कोई लिंक नहीं है। इमोशन, संवेग, संवेग और अभिप्रेरणा का भी कोई आपस में लिंक नहीं है। आवश्यकता, अब देखिए मोटिवेशन हम क्यों, हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी नीड है, हमारी आवश्यकता है कि हम और बेटर अचीव करें और बेटर वे में किसी चीज को सीखें, तो उसके लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मोटिवेशन और नीड इसको हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, एक दूसरे के स्थान पर हम अभिप्रेरणा और आवश्यकता का इस्तेमाल करते हैं। सही आंसर इसका सी, आवश्यकता प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। प्रेरणा शब्द के साथ अक्सर अस्थायी रूप से उपयोग की आवश्यकता होती है। आवश्यकता कुछ ऐसी चीज है जो प्रदान की जाती है, जो बच्चे के सामान्य व्यवहार को सुविधाजनक बनाती है। बच्चे को मोटिवेशन की जरूरत तभी है जबकि उसे किसी और चीज की उसे नीड होगी। अगर उसको किसी चीज की नीड ही नहीं है तो कितना भी आप उसको मोटिवेट कर लो, उस मोटिवेशन का कोई फायदा ही नहीं होगा। कुछ ही कम बच्चों के द्वारा कुछ की कमी बच्चे के द्वारा अनुभव की जाती है, मोटिवेशन की बात हो रही है। तब बच्चा उस गतिविधि को करने की कोशिश करता है जो कि जरूरत की संतुष्टि में समाप्त होती है। जब बच्चा प्रॉपरली मोटिवेटेड है तभी वो उस काम को करेगा और वो संतुष्टि, उसको बहुत ज्यादा संतोष मिलेगा उस चीज को कंप्लीट करने के बाद, उस आवश्यकता को जब वो अचीव कर लेगा। 9th क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑर्डर। इसमें से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करके बताना है। अ चाइल्ड सेज क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन द सन, शी इज शोइंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर एक बच्चा कहता है कि जो कपड़े हैं वो धूप में ज्यादा जल्दी सूखते हैं, तो बच्चे की क्या अंडरस्टैंडिंग है, हम क्या बता सकते हैं बच्चे की सोच किस लेवल तक उसकी सोच विकसित हो चुकी है। पहला है ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। ईगोसेंट्रिक मतलब अनकेंद्रित, मतलब कि बच्चा सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, बच्चा किसी दूसरी चीज का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि ईगोसेंट्रिक की बात होती है जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है, जब वो सेल्फ के बारे में ही एक्सप्लोर कर रहा होता है। दूसरा है कॉज एंड इफेक्ट। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है कि बच्चे ने जो देखा कि जो सन है, सूरज की गर्मी आती है, कपड़ों पर पड़ती है, जिसकी वजह से पानी इवेपोरेट होके वो कपड़े सूख जाते हैं। तो बच्चे ने कॉज एंड इफेक्ट देखा कि जब सन आ रहा है उसकी वजह से कपड़े सूख रहे हैं, कि उसने कार्य और कारण के बारे में उसने सीखा कि सन हमारा करता है और जो कपड़े सूख रहे हैं ये हमारा कार्य हो रहा है। तो इसका सही आंसर है बी, कथन कारण और प्रभाव की समझ को प्रतिबिंबित करता है। कारण और प्रभाव प्रकृति प्रभावीकरण है, जो कि एक प्रक्रिया को दूसरी प्रक्रिया से जोड़ती है, जहां पहले दूसरे के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार होता है और दूसरा आंशिक तौर पर पहले पर निर्भर होता है। इसमें अगर आप ये देखेंगे भी कि कपड़े सूखने के लिए कपड़े जो है सन पर निर्भर है, और सन की जो लाइट्स है वो कपड़े सुखाने के लिए निर्भर है। एक दूसरे पर इनका जो है निर्भर होना तय रहता है, कि एक दूसरे पर निर्भर रहता है, जिम्मेदार रहता है दूसरे कार्य के लिए। 10th क्वेश्चन, द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज डैश पैटर्न। अब देखिए, आपने अगर हमारी पुरानी वीडियोस में जब हमने ग्रोथ डेवलपमेंट की बात करी थी तब भी, और काफी थ्योरीज में भी इस बारे में बात की गई है कि जो भी डेवलपमेंट होती है ना वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में होती है, कभी भी मिक्सअप होके नहीं होती कि पहले आप मैच्योर हो गए, उसके बाद आपने सीखना शुरू किया, उसके बाद आपने जो है उस चीज में मास्टरी हासिल कर ली। ऐसा नहीं होता। पहले कोई चीज सीखना शुरू करते हैं, फिर उसमें आप मैच्योर होते हैं, देन आप उसको एक बहुत स्किलफुली आप उस चीज को अचीव कर लेते हैं। तो अगर आप इसका कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन जो है अव्यवस्थित रहती है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट का एक फिक्स पैटर्न रहता है। डेवलपमेंट के लिए बी ऑप्शन दिया गया है कि अनप्रिडिक्टेबल, अप्रत्याशित होती है, ये भी बिल्कुल
गलत है, क्योंकि हम उसको इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमें पता है कि अगर आज हमने ये चीज सीखी है तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट का नेक्स्ट लेवल हमें क्या अचीव करना है। सी ऑप्शन है सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, जो कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से होती है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर कि फिक्स पैटर्न रहता है। और डी ऑप्शन है अ टो टू हेड, की एड़ी से चोटी तक, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आपने पुरानी वीडियोस में देखा होगा तो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट की जब हमने बात करी है तो उसकी अलग अलग डायरेक्शन है, एक है हेड टू टो, एक है फ्रॉम इनसाइड टू पेरिफेरल्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग डेवलपमेंट की पैटर्न्स है। तो इसका सही ऑप्शन, इसका जो यूनिवर्सल है वो है सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास की गति एक निरंतर प्रक्रिया है, यह एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होता है, लेकिन यह एक अनुक्रमित और व्यवस्थित पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों भौतिक और मानसिक गुणों का विकास धीरे धीरे जारी रहता है जब तक कि ये गुण उनकी अधिकतम वृद्धि तक नहीं पहुंच जाते। अधिकतम वृद्धि मतलब मैच्योरिटी की बात हुई है। यह पूरे जीवन में लगातार चलता रहता है। परिपक्वता प्राप्त होने के बाद भी विकास समाप्त नहीं होता है। परिपक्वता वही मैच्योरिटी अटेन होने के बाद भी जो हमारी डेवलपमेंट खत्म नहीं होती, उसके बाद हम उस चीज को और रिफाइंड वे में और बेटर वे में करते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्ली चाइल्डहुड इज डैश पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन को क्या बोला गया, कि वो किस तरह का पीरियड है। वो एक अनइम्पॉर्टेंट मतलब अमहत्वपूर्ण है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो आप लैंग्वेज की अगर आप थ्योरीज पढ़ेंगे तो उसमें चॉम्स्की की सबसे फेमस थ्योरी है लैंग्वेज की, तो इवन सभी ने यही बोला है कि लैंग्वेज अगर आपने सीखनी है तो जो अर्ली चाइल्डहुड है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, कि उस टाइम पे आप बहुत बेटर वे में कोई भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अगर आप कंपेयर करें कि कोई भी एक लैंग्वेज है, अगर आप किसी बच्चे को जो है अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पे मतलब जब वो जो है 3 से 5 साल 10 साल तक का है, तो 10 साल तक अगर आप सिखाएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, एज कम्पेयर टू अगर कोई बच्चा 20 से 22 साल का है, अगर वो कोई लैंग्वेज सीख रहा है तो उसे लैंग्वेज सीखने में बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, और जबकि एक बच्चा बहुत आसानी से नई लैंग्वेज को वो सीख सकता है, नई भाषा वो आराम से सीख लेगा। तो इसका जैसे डी ऑप्शन है नॉट सो सिग्निफिकेंट, कम महत्वपूर्ण, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यही उसका सबसे महत्वपूर्ण पीरियड है। सी ऑप्शन है न्यूट्रल, निरपेक्ष, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो है ही, इतना तो हमें पता है कि इंपॉर्टेंट है। और बी ऑप्शन है इसका सेंसिटिव, सेंसिटिव मींस अति संवेदनशील। इसको संवेदनशील इसलिए बोला गया क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड है जिस टाइम पे हमने पॉजिटिव वे में अगर बच्चे को बहुत बेटर अच्छे से उसको एक्सपोजर दिया तो बच्चा बहुत बेटर उस चीज को सीख सकता है। जितना बेटर हमारा इनपुट रहेगा उतना ही बेटर बच्चा आउटपुट भी आपको प्रोवाइड कराएगा, तो इसलिए इसे हम अति संवेदनशील पीरियड ही कहेंगे। प्रारंभ, इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, प्रारंभिक बचपन भाषा के विकास के लिए एक संवेदनशील अवधि है। इस चरण में बच्चा अपने परिवार या पर्यावरण से आवाज सीखते हैं। भाषा के विकास के प्रारंभिक दौर में मस्तिष्क को भाषण की ध्वनि में भाग लेने के लिए क्रमादेशित किया जाता है और वे उन्हें नकल करना शुरू करता है। तो यही वो एज है जबकि बच्चा एक लैंग्वेज को सीखना शुरू कर देता है, और ये बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील एज है। 12th क्वेश्चन, फैमिली प्लेज डैश रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। अभी हमने जब पहले एक सोशलाइजेशन पे क्वेश्चन आया था उसी में हमने इसके बारे में बात करी थी कि जो सोशलाइजेशन के हमारे एजेंट्स हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा फैमिली, कि हमारी फैमिली का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका, परिवार की एक मुख्य भूमिका है, सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका है, एक प्राइमरी या फिर मुख्य। तो आंसर है इसका बी, परिवार सबसे व्यापक और सार्वभौमिक सामाजिक संस्थान है। परिवार को मनुष्य के पहले समाज के रूप में माना जाता है। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार एक प्राथमिक भूमिका निभाता है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक बच्चा परिवार के सदस्यों से संस्कार, अनुष्ठान, परंपरा आदि जैसे सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में सीखता है। जब वो अपनी फैमिली के साथ जब इंटरेक्ट करता है बच्चा तो उसे
अपने ट्रेडिशंस, वैल्यूज, रिचुअल्स, इन सब चीज़ों के बारे में भी फैमिली नॉलेज प्रोवाइड कर दे। तो उसका सोशलाइजेशन, जब वो फैमिली के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करता है, उसी वक्त से उसका सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड पेयर। इसमें देखिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि सामने दो दो ऑप्शंस, जैसे फॉर्मल ऑपरेशनल चाइल्ड और उसके सामने लिखा है इमिटेशन बिगिंस या फिर इमेजिनरी प्ले। यह है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा। ये होता है जब बच्चा जो है चीजों को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी बच्चा कार्य करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट वाली क्वालिटीज बच्चा अचीव कर लेता है। तो लेकिन इसके सामने आपको और ऑप्शंस दिए, अनुकरण प्रारंभ और कल्पना परक खेल। जो ये दो चीजें बताई गई है, ये दोनों होता है जब बच्चा सेंसिटिव होता है, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमारा होता है प्री ऑपरेशनल या फिर सेंसरी मोटर एज में भी। तो ये जो बात की गई है फॉर्मल ऑपरेशनल और जो हमें क्वालिटीज दी गई है, ये है हमारी प्री ऑपरेशनल की, ये बिल्कुल ही गलत है। दूसरा ऑप्शन है इन्फेंसी। इन्फेंसी मीन्स जब बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके 2 साल तक की उम्र। तो इन 2 सालों में बच्चा जो है लॉजिक अप्लाई करने लग जाता है, ये बिल्कुल ही गलत है। बच्चे को लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है जब वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है। तो शैशवावस्था में तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाना बिल्कुल गलत है, तो ये बी ऑप्शन भी गलत है। तीसरा है प्री ऑपरेशनल चाइल्ड और डिडक्टिव थॉट। बच्चा प्री ऑपरेशनल है, मतलब कि अभी वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ उसने जो एक्सप्लोर करना शुरू किया है। इसमें वो डिडक्टिव थॉट नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि डिडक्टिव थॉट के लिए वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही कर पाएगा। तो ये भी हमारा एक गलत दे रखा है। और आखिरी ऑप्शन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासिफाई। तो ये बिल्कुल सही है कि जो बच्चा एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो है वो अपने आसपास की जो भी चीजें हैं उनको क्लासिफाई कर सकता है, उनका वर्गीकरण कर सकता है, उनको कंजर्व कर सकता है, उनका संधारण कर सकता है। तो ये एक बिल्कुल सही क्वालिटी दी गई है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा चीजों का संधारण और वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। तो आंसर है इसका डी। पियाजे के कंक्रीट चलन बच्चे के अनुसार ऑब्जेक्ट को संरक्षित और वर्गीकृत करने में सक्षम होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कंक्रीट संचलन तीसरा चरण है। यह चरण लगभग 7 से 12 वर्ष की उम्र तक रहता है और यह संगठन और तर्क संगत सोच के विकास की विशेषता है। ये हमारी इस लेवल की, इस एज की जो है क्वालिटी है कि बच्चा इस एज में जो है संधारण मतलब कंजर्व और क्लासिफाई वर्गीकरण भी करना शुरू कर देता है। हमारा 14th क्वेश्चन, चिल्ड्रन आर मोस्ट क्रिएटिव व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी। जब भी बच्चा किसी भी एक्टिविटी में पार्ट ले रहा है तो तब वो बहुत क्रिएटिवली, बहुत बेटर वे में पार्टिसिपेट कब कर सकता है कि जब वो जो है स्ट्रेस में है, कि वो दबाव में है कि दूसरों से उसे अच्छा करना है, या जब वो अपनी रुचि के अनुसार, अपनी इंटरेस्ट के अनुसार वो कार्य कर रहा है, या फिर वो रिवॉर्ड या फिर पुरस्कार के लिए, सिर्फ पुरस्कार के लिए वो उस कार्य को पूर्ण कर रहा है, या फिर वो किसी की डांट से, अपनी टीचर की या अपने किसी भी बड़े की डांट से बचने के लिए उस कार्य को कर रहा है। तो बच्चा का माइंड सबसे एक्टिव, सबसे क्रिएटिव वे में काम तभी करेगा जब वो अपनी मर्जी से उस कार्य को कर रहा है। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, कि जब वो अपने इंटरेस्ट से, अपनी रुचि से उस कार्य को कर रहा है तो उसका माइंड बहुत बेटर वे में वर्क करेगा, उस काम को वो बहुत अच्छे आउटपुट भी लेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उसके कार्य का। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसे हमें लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।